हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एसिड हाइड्रोलिसिस। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिसोशिएटिव एसोसिएटिव मैकेनिज्म, इंटरचेंज मैकेनिज्म, डिफरेंस बिटवीन द डिसोशिएटिव एंड एसोसिएटिव मैकेनिज्म। और इस वीडियो में हम एसिड हाइड्रोलिसिस के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। सो पूरा वीडियो देखिए और ध्यान से देखिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं। सो वीडियो के बीच में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उससे रिलेटेड ही आपको एग्जाम में मिलेगा, तो कोशिश करें कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप ये जो मेटल आयन है आप उनको याद कर लें कि इस केस में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो कोबाल्ट +3 के केस में डिसोशिएटिव होगा, क्रोमियम +3 एसोसिएटिव, रोडियम +3 एसोसिएटिव, रोडियम +2 आपका डिसोशिएटिव होगा। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे रखते हैं, DAAD। ओके, DAAD। उसके बाद आपसे मेटल आयन के याद रखें, कोबाल्ट +3 के नीचे क्रोमियम +3, उसके बाद रोडियम +3 और सबसे एंड में आपका रोडियम +2 वाला एक ही आपके पास रोडियम जो सबसे लास्ट में है। तो आप इसको याद कर सकते हैं DAAD। और क्योंकि जब भी आप एसिड और बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो एग्जाम्पल्स मिलेगा वो आपको कोबाल्ट और क्रोमियम के केस में ही मिलेगा। सो जब भी आपको एग्जाम में क्रोमियम और कोबाल्ट का केस मिले और हाइड्रोलिसिस की बात हो तो आपने डायरेक्ट एसिड और बेसिक हाइड्रोलिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक बात क्या है, हाइड्रोलिसिस। व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? हाइड्रोलिसिस क्या है? जब भी आपके पास मेटल कॉम्प्लेक्स में आपका जो एक्स लिगेंड है, यानी कि जो आपका लिविंग ग्रुप है, अगर वो रिप्लेस हो जाए बाय वाटर मॉलिक्यूल और बाय द OH नेगेटिव आयन, तो जब भी आपका रिप्लेसमेंट ऑफ एक्स मॉलिक्यूल विल टेक्स प्लेस बाय द वाटर मॉलिक्यूल और यू कैन से द यू कैन से द OH नेगेटिव मॉलिक्यूल और यू कैन से द लिगेंड, in that case the process is known as a hydrolysis. Okay, so now if the X ligand is replaced by the water molecule, you can say this is acidic hydrolysis, and if the X ligand is replaced by the OH negative, then you can say this is basic hydrolysis. अगर वाटर से रिप्लेसमेंट हो रहा है तो आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा। अगर आपका एक्स लिविंग ग्रुप रिप्लेस हो रहा है बाय OH नेगेटिव ग्रुप, देन इट इज नोन एज बेसिक हाइड्रोलिसिस। जैसे आपके पास एग्जांपल में दिया हुआ है CuNH3 पॉजिटिव प्लस वाटर। सो यहाँ पे X इज रिप्लेस बाय वाटर मॉलिक्यूल, X बाहर चला गया और उसकी जगह पे वाटर मॉलिक्यूल आ गया, तो ये इसका मतलब ये क्या है, आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे OH नेगेटिव है और जब OH नेगेटिव से रिप्लेसमेंट हो रहा है देन इट इज नोन एज द बेसिक हाइड्रोलिसिस। सो हाइड्रोलिसिस इज जनरली डिपेंडेंट अपॉन द pH, यानी कि जो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है आपका वो pH डिपेंडेंट हो गया। अगर आपका pH 7 है देन इट इज नोन एज न्यूट्रल और ये आपका होगा बाय डिसोशिएटिव SN1 मैकेनिज्म। अगर आपका pH लेस देन 7 है देन इट इज एसिडिक कंडीशन एंड द हाइड्रोलिसिस इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस, दैट इज बाय डिसोशिएटिव और SN1 मैकेनिज्म। pH is greater than 7 means the basic condition would be there, and in base hydrolysis done with the help of SN2 or you can say SN1CB mechanism. Okay, जब आपका SN2 होगा या आपका SN1CB, CB means conjugate base, लेकिन कंजुगेट बनने के लिए, कंजुगेट बेस बनाने के लिए वहाँ पे एक एसिडिक प्रोटोन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने कॉम्प्लेक्स को देखना है कि क्या वहाँ पे एसिडिक प्रोटोन है, और अगर वहाँ पे एसिडिक प्रोटोन है तभी वहाँ पे बेसिक हाइड्रोलिसिस आपका होगा। ये हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा आपको याद रखना है कि जो आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। ओके, एसिडिक हाइड्रोलिसिस सबसे पहले डिसोशिएटिव होगा, SN1 होगा और आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। अब उसके बाद देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन सा है। देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग मीन्स जो आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस है वो डिसोशिएटिव पाथवे को फॉलो कर रहा है। डिसोशिएटिव पाथवे मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में जाना। ओके, सो यहाँ पे आपके MX बॉन्ड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, बिकॉज अगर आपका MX बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उस केस में आपका डिसोशिएटिव पाथवे बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा फॉलो होना। ओके, यानी कि आपका जो MX बॉन्ड है वो वीक होना चाहिए, तभी वो इजीली ब्रेक होगा और आपका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। दूसरा आपके पास आता है स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर आपके मॉलिक्यूल के अंदर, आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड काफ़ी ज़्यादा बल्की हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, लिगेंड लिगेंड रिपल्शन होगी। रिपल्शन से आपका मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, MX बॉन्ड वीक हो जाएगा और आपका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। थर्ड आपके पास आता है पाई डोनर प्रॉपर्टी। अगर आपका लिगेंड काफ़ी ज़्यादा पाई डोनर है, जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, डोनर मीन्स डिसोशिएटिव, D फॉर डोनर, D फॉर डिसोशिएटिव। पाई डोनर लिगेंड आपके डिसोशिएटिव पाथवे को फॉलो करेगा। जितना ज़्यादा पाई डोनर होगा उतना ही ज़्यादा आपका डिसोशिएशन फास्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, सपोज पेपर में आपके पास एक क्वेश्चन आएगा और आपको बताना है कि रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस कहाँ पे फास्ट होगा। तो आपके पास मॉलिक्यूल है CuNH3 5F जो आपका कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है। दूसरा आपके पास है CuNH3 5 क्लोरीन एंड CuNH3 5 आपके पास है आयोडाइड। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें कॉम्प्लेक्स मेरा बिल्कुल सेम है, सिर्फ मेरा X पे डिपेंड करेगा। तो X क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन। यहाँ पे हम ऐसे प्रिंसिपल को यूज़ कर सकते हैं
क्योंकि कोबाल्ट +3 आपका क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हार्ड, और वहीं पे फ्लोरीन आपका हार्ड साइट है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट +3 हार्ड, फ्लोराइड आपका हार्ड, तो हार्ड स्टेबल हो जाएगा, यानी कि इस केस में आपका जो हाइड्रोलिसिस का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा। इस केस में आपके लिए बाइल प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी। वहीं आपका जो कॉम्प्लेक्स है CuNH3 5 आयोडाइड +2, उस केस में भी आपके पास क्या कोबाल्ट +3 और आयोडाइड क्या है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। सो हार्ड सॉफ्ट कॉम्बिनेशन आपके पास बनेगा, कॉम्प्लेक्स आपका अनस्टेबल, सॉरी कॉम्प्लेक्स हाँ आपका अनस्टेबल हो जाएगा, यानी कि अनस्टेबल मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा लेबाइल कैरेक्टर होंगे, और इस केस में आपका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है वो फास्ट हो जाएगा। सो यानी कि आप ऐसे प्रिंसिपल का यूज़ करके भी बता सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स की किस कॉम्प्लेक्स का रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस फास्ट होगा और किस कॉम्प्लेक्स का रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस स्लो होगा। ओके, ऐसे प्रिंसिपल क्या कहता है कि हार्ड के साथ बाइंड करेगा और सॉफ्ट के साथ बाइंड करेगा। ऐसे प्रिंसिपल पे पूरा एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप लास्ट वीडियोस को जाके चेक कर सकते हैं। ओके, बट हाँ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में सिर्फ यहाँ से मिलेंगे, दैट इज़ एसिड हाइड्रोलिसिस। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हमारे पास आता है, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत मुझे नहीं है, आपको पढ़ना है। ओके, मैं आपको बता देती हूँ पैराग्राफ में लिखा क्या है। एसिड हाइड्रोलिसिस जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, जो आपने याद रखना है। मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार, एसिड हाइड्रोलिसिस डिसोशिएटिव SN1 और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है आपका CuNH3 5x2 पॉजिटिव एंड यू विल गेट CuNH3 5 3 पॉजिटिव प्लस x, यानी कि x आपका बाहर चला गया, यानी कि हमें क्लियरली दिख रहा है कि आपका डिसोशिएटिव पाथवे यहाँ पे फॉलो हो रहा है। उसके बाद क्या होगा कि जब आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा CuNH3 5 3 पॉजिटिव प्लस में वाटर, अब आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल X की जगह पे आके लगेगा, और आपका कोऑर्डिनेशन जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 से फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा CuNH3 5 वाटर 3 पॉजिटिव। ओके, सो ये क्या है, आपका डिसोसिएटिव पाथवे को फॉलो करेगा, तो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू आपका रिएक्शन होगा। वहीं पे अगर आप दूसरी रिएक्शन देखें तो यहाँ पे क्या है, CuNH3 5x2 पॉजिटिव प्लस वाटर, तो कॉम्प्लेक्स आपके पास बन रहा है CuNH3 5x वाटर, यानी कि X लिविंग ग्रुप आपका बाहर नहीं निकला है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आके ऑलरेडी वहाँ पे जुड़ गया है, यानी कि आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 से 7 पे चला गया है। 6 से 7 मतलब एसोसिएटिव, यानी कि जो आपका रिएक्शन है वो SN2 के थ्रू फॉलो होगा, SN2 के थ्रू आपका जो रिएक्शन है वो आगे प्रोसीड करेगी, और नेक्स्ट स्टेप में आपका X बाहर निकलेगा और आपका वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पे आके जो है वो जुड़ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे रेट जो है, अगर आपने वाटर बहुत ज़्यादा एक्सेस में लिया है तो उस केस में जो रेट है वो हो जाएगा आपका K CuNH3 5x2 पॉजिटिव और वाटर, अगर आप एक्सेस में ले रहे हैं। बट अगर आप एक्सेस में वाटर यूज़ नहीं करें तो आपका रेट हो जाएगा K-CuNH3 5x + 2, यानी कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है उस पर डिपेंड करेगा। डिसोशिएटिव का मतलब क्या है कि आपका कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करेगा, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने डिसोशिएटिव पाथवे को डिस्कस किया था। उसके बाद अगर हम देखें तो ए नंबर ऑफ एविडेंस वाज प्रपोज्ड इन द फेवर ऑफ डिसोशिएटिव SN1, यानी कि जो आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस है वो आपका डिसोशिएटिव SN1 फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करने वाला प्रोसेस है। नाउ अब इसको थोड़ा मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव पुअर लिविंग ग्रुप बिकम अ गुड लिविंग ग्रुप and dissociate from the complex in the second step incoming ligand fill up the vacant site। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका जो लिविंग ग्रुप है वो लिविंग ग्रुप क्या करेगा, H पॉजिटिव के साथ बॉन्डिंग करेगा, जिससे फिर वो आपका वहाँ से निकल जाएगा। जैसे ही आपका लिविंग ग्रुप उस जगह को छोड़ के जाएगा वहाँ पे एक वैकेंट साइट क्रिएट होगी और आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल उस वैकेंट साइट पे आके जुड़ जाएगा। इसको देखते हैं किस तरह से। सपोज आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है, अब अमोनिया जो है वो मेरा सिग्मा डोनर है, पाई डोनर नहीं है। ओके, मैं बार बार बोल रही हूँ, जहाँ पे भी आपको एक लोन पेयर वाली स्पीसीज दिखे, जहाँ पे एक लोन पेयर हो तो वो स्पीसीज आपके हमेशा सिग्मा बॉन्डिंग में जाएगी। ओके, सो यहाँ पे अमोनिया के ट्रांस में आपका F नेगेटिव है और आपकी एसिडिक कंडीशन है H पॉजिटिव है। सो जो F नेगेटिव है वो H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड करेगा और यहाँ से FH जो है या HF जो है वो मेरा बाहर निकल जाएगा और फ्लोराइड की जगह पे हमारे पास एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ओके, सो ये आपका SN1 है, फिर वाटर मॉलिक्यूल आएगा और फ्लोराइड की जगह पे आकर जुड़ जाएगा, तो आपके पास इस तरह से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या बनेगा आपके पास बनेगा CuNH3 5 वाटर। ओके, सो ये आपका क्या है, सिंपल डिसोशिएटिव SN1 मैकेनिज्म को आपका रिएक्शन जो है वो फॉलो कर रहा है। ओके, अब अगर इसी कॉन्सेप्ट को देखें तो इसी रिएक्शन को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, H पॉजिटिव और वाटर था, तो फर्स्ट स्टेप के लिए आपका है K1 दैट इज रेट कांस्टेंट। आफ्टर दैट सेकंड रिएक्शन के लिए आपका रेट कांस्टेंट है K2। तो इस केस के लिए जो K1 है, K1 का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एज कंपेरिजन टू K2 के। बट अगर दूसरी तरफ आप रिएक्शन देखें, जब आपका अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रहा है, सिंपल आपके पास लिविंग ग्रुप वहाँ पे नहीं है, तो उस केस में आपके पास है CuNH3 6 3 पॉजिटिव और आपके पास वाटर है तो K1 है। फिर आपके पास कॉम्प्लेक्स बना CuNH3 6 3 पॉजिटिव, कॉम्प्लेक्स आपके पास क्या बन रहा है, सेम है, और आपने डाला वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो आपके पास K2 है। तो इस केस में देखिए आपके पास कोई लिविंग ग्रुप यहाँ पे नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पे K1 K2 दोनों ही बराबर है, ऑलमोस्ट इक्वल है आपका K1 K2, बिकॉज आपके पास क्या है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास ऐसा लिविंग ग्रुप होना चाहिए जहाँ पे आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। पहली कंडीशन तो क्या है कि आपके पास लिविंग ग्रुप होना चाहिए, और लिविंग ग्रुप वो होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो उसी कंडीशन में आपका K1 जो हो वो K2 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यानी कि K1 इज ग्रेटर देन K2। ओके, उसके बाद हमारे पास कंडीशन आती है एविडेंस इन द फेवर ऑफ डिसोशिएटिव मैकेनिज्म। कौन कौन से एविडेंस हमें मिले हैं जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस है वो डिसोशिएटिव पाथवे को फॉलो करता है। ओके, तो फर्स्ट है आपके पास चार्ज। देखिए मेटल के ऊपर जितना चार्ज होगा उसका मतलब क्या है कि चार्ज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, इनर्टनेस आती है मॉलिक्यूल के अंदर, लेबाइल कैरेक्टर कम हो जाएगा, और उस केस में आपका हाइड्रोलिसिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा। सो इक्वेशन रेट ऑफ COCl NH3 पॉजिटिव इज लोअर देन COCl2 NH3 पॉजिटिव। COCl NH3 पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे +2 चार्ज है और इस कॉम्प्लेक्स पे +1 चार्ज है। सो +2 चार्ज मतलब उस केस में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, इनर्टनेस आ गई आपके मॉलिक्यूल के अंदर, और अब आपका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस स्लो हो जाएगा एज कंपेरिजन टू COCl2 NH3 पॉजिटिव। So increase the positive charge on the complex, enhance the stability, increase inertness and slow the rate of hydrolysis. Okay. सेकेंड हमारे पास आता है, आप इसको अरेंज करना है, क्वेश्चन डायरेक्ट आपको DPP में मिलेगा और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आपको बोल रही हूँ कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ से। ओके, सो अभी हमारे पास एग्जाम्पल है RuCl6 3 नेगेटिव, उसके बाद हमारे पास RuCl3 वाटर, और उसके बाद है Ru वाटर 5Cl+2। तो हमने बताना है कि हमारे पास रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है। तो RuCl6 3 नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे क्या है, मेटल कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, और हमने बोला है कि मेटल पे जितना कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा पॉजिटिव, उतना ही क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो CuCl6 3 नेगेटिव है, यानी कि इस केस में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिपल्शन है, क्योंकि मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ जहाँ पे रुथीनियम पे -3 नेगेटिव चार्ज है, तो उस केस में आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा लेबाइल होगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इस कॉम्प्लेक्स का आपका बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद जो रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स होगा वो होगा आपका RuCl3 वाटर, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है। और सबसे जो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा स्लो होगा वो होगा आपका RuH2O5Cl+2, क्योंकि यहाँ पे मेटल के ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बढ़ना, इनर्टनेस आना और लेबाइलिटी का कम हो जाना। तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस सबसे ज़्यादा स्लो होगा आपका यहाँ पे, सबसे ज़्यादा फास्ट होगा जहाँ पे मेटल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आपका होगा। यानी मेटल पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उसमें इनर्टनेस ज़्यादा आएगा, जितना नेगेटिव चार्ज है वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा लेबाइल हो जाएगा, और ज़्यादा लेबाइल मीन्स रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस आपका उस केस में बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है COEN2Cl+2 एंड COEN2Cl वाटर +2। सो जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास +1 चार्ज है और इस कॉम्प्लेक्स में +2 चार्ज है। तो अभी हमने पढ़ा जहाँ पे मेटल पे ज़्यादा चार्ज होगा उस केस में रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस स्लो हो जाएगा। सो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इस केस में आपका फास्ट हो जाएगा और इस केस में आपका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या है, बेस्ड ऑन चार्ज, तो ये आपका जो होगा ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और वहीं ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है ये काफ़ी ज़्यादा इनर्ट हो जाएगा। तो उस केस में आपका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑटोमेटिकली आपका लो हो जाएगा। थर्ड हमारे पास फैक्टर होता है स्टीरिक फैक्टर, स्टीरिक क्राउडिंग। ये हम बहुत बार देख सकते हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है, हमारे पास अगर मेरा लिगेंड काफ़ी ज़्यादा बल्की है तो उस केस में लिगेंड रिपल्शन हो जाएगी। लिगेंड रिपल्शन का मतलब कॉम्प्लेक्स का अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना, और उस केस में आपका डिसोसिएशन का रेट ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ये कॉम्प्लेक्स COCl MeNH3 5+2, ओके, और इसका क्या है, इस 20 टाइम फास्टर देन द इक्वेशन ऑफ COCl NH3 5+2। देखिए लीगेंड का साइज देखना हमने, क्या है, COCl MeNH2 5। इस केस में आपका लीगेंड काफ़ी ज़्यादा बल्की है, लेकिन इस केस में आपका जो लीगेंड है वो बल्की नहीं है। ओके, सो जो मेरा ये है आपके पास COCl MeNH2 5, इस केस में आपका रेट ऑफ इक्वेशन या रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस फास्ट होगा एज कंपेरिजन टू Cl NH3 5+2। ओके, क्योंकि जब भी हम डिसोसिएशन करेंगे तो वहाँ पे अगर स्टीरिक फैक्टर है तो वो रिएक्शन को एक्सेलरेट करेगा, और अगर हम वहाँ एसोसिएशन करवाना चाहते हैं, मुझे किसी चीज़ को जोड़ना है, तो जुड़ेगा कब, जब रिपल्शन कम होगा। यानी कि जहाँ पे आपका रिपल्शन कम है वहाँ पे एसोसिएशन फॉलो होगा, जहाँ पे आपका रिपल्शन ज़्यादा है वहाँ पे आपका डिसोसिएटिव पाथवे फॉलो होगा। सो इन केस ऑफ क्रोमियम +3, एज यू नो वेरी वेल, अभी हमने लास्ट में जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि कोबाल्ट अगर +3 है तो वो डिसोशिएटिव में जाएगा,
कोबाल्ट क्रोमियम +3 है तो आपका कहाँ जाएगा, वो आपके एसोसिएटिव पाथवे को फॉलो करेगा। ओके, और उस केस में अगर आपका स्टीरिक फैक्टर आ जाता है तो वो स्टीरिक रिटार्डेशन होगा, ना कि स्टीरिक एक्सेलरेशन। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है कोबाल्ट +3, तो कोबाल्ट +3 क्योंकि डिसोसिएशन में जाता है तो वहाँ पर स्टीरिक एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब आपके पास कॉम्प्लेक्स है CuNH3 5Cl+2 एंड CrNH2MeCl+2। अब आपने देखिए Cr की बात हो रही है, क्रोमियम आपको पता है +3 में क्या जाता है, क्रोमियम +3 DAAD था, तो क्रोमियम +3 आपका एसोसिएशन में जाएगा। अब एसोसिएशन कहाँ पे होगा, जहाँ पे लीगेंड रिपल्शन कम होगा, और लीगेंड रिपल्शन कब कम होगा, जब आपका लीगेंड बहुत ज़्यादा छोटा होगा। सो फर्स्ट केस में अगर देखें तो यहाँ पे NH3 5Cl है, यानी कि लीगेंड काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, तो लीगेंड रिपल्शन कम है, तो एसोसिएशन में आपका वो जाएगा जहाँ पे रिपल्शन कम हो गई, यानी कि इस केस में आपका जो स्टीरिक फैक्टर है वो आपका कम है, तो एसोसिएशन में वो इजीली पार्टिसिपेट करेगा। और ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है CrNH2MeCl+2, यहाँ पे स्टीरिक क्राउडिंग हो जाएगी, तो उस केस में इसका रेट ऑफ जो इक्वेशन है, और यू कैन सी द रेट ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, वो आपका स्लो डाउन हो जाएगा। तो आपने ये भी देखना है कि आपको कौन सा मेटल आयन प्रोवाइड किया गया है। हमारे पास 4 मेटल आयन है, उसी को हमने डिस्कस करना है, और उन्हीं से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, उससे बाहर आपको कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। सो आपको